everybody, welcome to my channel Tan Suman Classes, and I am Suman ma'am. Welcome to all. So class 7, today we read your chapter number 4 in history, and the name of the chapter is the regional kingdom 2. So in this chapter we will discuss about the Vijayanagar and Bahmani kingdoms as a regional kingdoms, and they got power. उनके पास में पावर आ गई थी because the sultans become weaker. यहाँ के जो सुल्तान थे, जो सल्तनत पीरियड के, वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे. अब जब वो कमज़ोर हुए तो साथ ही साथ में जो आसपास के जो किंगडम्स थे उनके पास पावर आ गई, और जो पावर आई तो किस तरीके से उन्होंने अपने पावर को इस्तेमाल किया, आज हम इस चैप्टर में इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे. तो बिफोर वी रीड दिस चैप्टर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and share with your friends also, and press the bell icon. So during the latter half of the region of the Delhi सल्तनत, जैसा कि मध्यकालीन में अगर हम बात करें तो जो दिल्ली सल्तनत था उसमें बहुत छोटे छोटे किंगडम्स जो थे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया यानी उसमें शामिल थे. बट सम ऑफ देम हैज़ प्रोविजंस ऑफ द सुल्तान एंड द सुल्तान बिकेम वीक. अब जो सल्तनत पीरियड में था तो कुछ जो प्रोविजंस थे वो उसमें शामिल थे, लेकिन अब जो थे उनमें क्या है, सुल्तान कमज़ोर पड़ रहे थे, उनकी पकड़ है वो कमज़ोर पड़ रहे थे. तो अब उन्होंने क्या किया, जो आसपास के जो रीजनल किंगडम थे, जैसा कि हमने पहले रीजनल किंगडम फर्स्ट में भी पढ़ा था कि किस तरीके से अगर किसी सुल्तान की ताकत कम होती है तो उसके जो जमींदार होते हैं, जो सामंत होते हैं, उन्होंने वो सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली थी. ठीक इसी तरीके से आज इसमें भी हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो पावर थी वो आसपास के जो क्षेत्रीय जो किंगडम्स थे, रीजनल जो किंगडम्स थे, उनके हाथ में आ गई. तो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द कश्मीर. अब जो कश्मीर है तो मिडिवल पीरियड में क्या था, कश्मीर पे हिंदू डायनेसिटी रूल करती थी. ठीक है, अब जो हिंदू डायनेसिटी रूल करती थी तो इसमें क्या है कि जो ड्यूरिंग द हाफ ऑफ द रीजन ऑफ द दिल्ली सल्तनत देयर वाज मैनी स्मॉल किंगडम्स, है ना, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो उनमें से एक था कश्मीर, और कश्मीर में क्या था कि जो हिंदू डायनेसिटी यहाँ पे रूल करती थी, और बेसिकली यहाँ पे क्या है कि शाह मीर स्टार्टेड मुस्लिम डायनेसिटी. जो शाह मीर है उन्होंने यहाँ पे शुरू करा था एक मुस्लिम डायनेसिटी को. ठीक है, अब जब इन्होंने मुस्लिम डायनेसिटी को जब शुरू कर दिया, उन्हीं में से जिन उल आबिदीन इज नोन एज द बुद्ध शाह एंड वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ द कश्मीर. और उन्हीं में से जिन उल आबिदीन को हम बुद्ध शाह के नाम से भी जानते हैं. ही इज़ प्रॉपरली कॉल्ड द अकबर ऑफ कश्मीर, और इनको अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है. तो अब आपको मैम कभी भी पूछ सकती है कि भाई अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं, तो अकबर ऑफ कश्मीर मीन्स जिन उल आबिदीन. ओके, गॉट इट. So the practiced realism between the tolerance and the patronized education and learning. यानी इन्होंने ये टॉलरेंस थे, ज़्यादा कट्टर नहीं थे ये, और इन्होंने हमेशा एक ज़्यादा कट्टर नहीं होने की वजह से इन्होंने जो सहिष्णुता है ना, अपन बोलते हैं ना टॉलरेंस एंड पैटर्नाइज्ड, यानी इन्होंने ज़्यादा कठोर कदम नहीं उठाए और उन्होंने लोगों को एजुकेट करने की भी कोशिश करी. ही ऑल्सो एनकरेज एग्रीकल्चर एंड न्यू आर्ट्स एंड क्राफ्ट. इन्होंने जो एग्रीकल्चर है उसमें भी काफ़ी इन्होंने अपना सहयोग दिया, और साथ ही साथ में अब क्या किया, जो मुगल्स हैं उन्होंने एनेक्स्ड कर दिया कश्मीर को. ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि 16वीं सेंचुरी के बाद में जो मुगल्स आए उन्होंने इनको एनेक्स्ड कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया. मारवाड़ जो है, तो मारवाड़ बेटा रूल ओवर द मारवाड़ इज़ राठौड़. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं रीजनल किंगडम्स में, जो हमने पढ़ा था कि राठौड़ जो थे, राजपूत जो थे, ये थे मेवाड़ के. ठीक है, इन्होंने मारवाड़ पे पूरा अधिकार कर रखा था, जिनमें से कि महाराजा जोधा जो हैं उनको फाउंडेड माना जाता है सिटी ऑफ जोधपुर. और इन्होंने जोधपुर में मेहरानगढ़ जो है, मेहरानगढ़ फोर्ट जो है उसका निर्माण करवाया. अब महाराजा मालदेव वॉज अनदर पावरफुल रूलर, और उन्हीं में से दूसरे जो थे वो महाराजा कौन थे, मालदेव, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे. अब आप बात करें कि राठौड़ रूल ओवर द मारवाड़ एंड महाराजा जोधा फाउंडेड द सिटी ऑफ जोधपुर, and he filled the Mehrangarh fort there, and Maharaja Maldev was the another powerful ruler at that time in the Marwar. And
Next is, so next is the next is the Mewar, and Mewar means Mewar was ruled by the Sisodia Rajputs. यहाँ पे सिसोदिया राजपूत अपना जो रूल करते थे, और राणा हमीर एंड राणा कुंभा वाज मेवार वेरी स्ट्रॉन्ग. और जैसे कि आप हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो आपको ये नाम आपने ज़रूर सुने होंगे, बिकॉज ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर एट दैट टाइम, एंड राणा कुंभा was the most powerful and very strong person. So the great ruler of the Mewar was Rana Sanga. और जो राणा सांगा है वो काफ़ी ग्रेट रूलर होने के साथ साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थे, बट he defeated the ruler of Malwa and annexed part of his territory. इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफीट किया मालवा के रूलर को और उसकी टेरिटरीज जो थी उनको एनेक्स कर लिया, उनको अपने अधिकार में कर लिया. इन 1527, जैसा कि हिस्ट्री बोलती है कि इन 1527 जो बाबर है डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ खानवा. जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें 1527 को बाबर के द्वारा ये पराजित हुए थे. तो आपको ये भी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है. जौनपुर, जौनपुर जो है, मलिक सावरकर वॉज द गवर्नर ऑफ जौनपुर. अब जो जौनपुर के जो गवर्नर था उस टाइम में वो कौन थे, मलिक सावरकर थे. ठीक है. अब इसमें क्या है कि ड्यूरिंग दिस रीजन फिरोज शाह तुगलक टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ तैमूर. जैसा कि आपको पता है कि तैमूर जो थे वो जो चला गया था तो उनसे इन्वेंशन किया था 1398 में, और मलिक सावरकर डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंट एंड स्टार्टेड द शाकरी डायनेस्टी. यानी अब क्या हुआ कि जो जौनपुर में जो मलिक सावरकर है वॉज द गवर्नर ऑफ द जौनपुर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द फिरोज शाह तुगलक, बट टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ तैमूर इन्वेंशन इन 1398 मलिक सावरकर declared his इंडिपेंडेंस एंड स्टार्टेड द सरकार. यानी इन्होंने क्या किया, अब इब्राहिम जो शाह सर की जो 19 पावरफुल जो राजा थे वो अब अपने हाथ में मोस्ट पावरफुल सर की रूल इन्होंने अपने हाथ में ले लिया था. एंड 1484 बहलोल लोधी कॉन्क्रूड जौनपुर, और 1484 में बहलोल लोधी ने इसको अपने अधिकार में कर लिया था. ठीक है. सो द मोस्ट पावरफुल रूलर वॉज द इब्राहिम शाह. यानी अगर जौनपुर की बात करें तो जो इब्राहिम शाह शर्की जो हैं वो मोस्ट पावरफुल रूलर थे. इन 1484 में बहलोल लोधी ने इसको कॉन्क्रूड कर लिया था. और जैसे कि बात करें बंगाल की, तो बंगाल वॉज ए इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड. यानी आप सबको पता ही है कि जो ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने सबसे पहले बंगाल को ही एक ट्रेड सेंटर के नाम पे इन्होंने इसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दी थी, बिकॉज यहाँ से ट्रेड करना बहुत इजीली था. तो इम्पॉर्टेंट सेंटर भी था ये ट्रेड का. सो इट वॉज फॉर ऑफ फ्रॉम द दिल्ली, और ये दिल्ली से दूर भी था. तो द गवर्नर ऑफ द बंगाल रिवॉल्टेड फ्रिक्वेंटली, लगातार यहाँ पे रिवॉल्ट होते रहते थे. इन द 14th of 15th century इलियास शाही एंड हुसैन शाही सुल्तान्स रूल्ड बंगाल. यानी जो इलियास शाही है और जो कि हुसैन शाही है ये बंगाल पे रूल करना शुरू कर दिया. कब, 16th सेंचुरी में. लेकिन जो मुगल हैं उन्होंने इसको एनेक्स कर लिया था, पूरे बंगाल को अपने अधिकार में बाद में ले लिया था. अब जैसे कि अगर मालवा की बात करें तो जो दिलावर खान है वॉज द फाउंडेड ऑफ द किंगडम ऑफ द मालवा इन 1401. यानी दिलावर खान ने फाउंडेड किया था मालवा को 1401 में. और यहाँ के जो मोस्ट पावरफुल रूलर हैं वो हुसैन शाह थे. ठीक है. अब हुसैन शाह जो थे सुल्तान्स ऑफ द मालवा फॉर्ड विद द रूलर्स ऑफ दिल्ली. दिल्ली के रूलर्स से इन्होंने काफ़ी युद्ध भी करे थे. एंड जौनपुर एंड गुजरात मालवा वॉज लैटर कॉन्क्रूड बाय द शेर शाह, और जिसे कि बाद में शेर शाह ने अपने अधिकार में कर लिया था. किसको कर लिया था, मालवा को. तो होल मालवा किसके अंडर में आ गया था, शेर शाह के. एंड लुक एट द मैप, द इम्पोर्टेंट टाउन्स, जो इम्पोर्टेंट टाउन्स थे उस टाइम के, जो कि लुक एट दिस मैप, दिल्ली है ना, जोधपुर, चित्तौड़, अहमदाबाद, भरतपुर, बहरनपुर, अहमदनगर, गुलबर्ग, बीजापुर, गोलकोंडा, हम्पी. दिस इज द मोस्ट पावरफुल टाउन एट दैट टाइम.
सो तो गुजरात, अब गुजरात की जैसे बात करें तो जो गुजरात है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और जैसा कि बात करें कि मुजफ्फर शाह जो है, इन्होंने इसको फाउंड किया था, यानी फाउंडेड बाय द मुजफ्फर शाह। ओके, गॉट इट। एंड मुजफ्फर शाह वॉज इंडिपेंडेंट किंगडम इन गुजरात इन 15th सेंचुरी। जैसा कि आपको बताया गया है कि गुजरात में 15th सेंचुरी में ये एक इंडिपेंडेंट यहाँ पे किंगडम था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था यहाँ के रूलर, और उनमें से था अहमद शाह मोहम्मद शाह बैराग एंड बहादुर शाह। इन 16th सेंचुरी अकबर ने एनेक्स कर लिया था पूरे गुजरात को। ठीक है, अब विच सेंचुरी? इन द 16th सेंचुरी अकबर एनेक्स गुजरात। अब जैसा कि खानदेश है तो राजा अहमद जो है उनको मलिक राजा के नाम से भी हिस्ट्री में जाना जाता है, और यहाँ के ये एक बहुत इंडिपेंडेंट रूलर थे और फर्स्ट रूलर थे जो कि इंडिपेंडेंट थे। सो ही वॉज सक्सेड बाय द नासिर खान के द्वारा ये उनको हरा के जीते थे। हु बिल्ड द टाउन ऑफ बहरानपुर, लेटर द रूलर्स ऑफ द गुजरात एंड एनेक्स्ड खानदेश। और जैसा कि खानदेश की बात करें तो मलिक राजा अर्थात राजा अहमद जिसको बोलते हैं, ही वॉज सक्सेड बाय द नासिर खान एंड टाउन बनाया इन्होंने बहरानपुर। इस बहरानपुर जब टाउन को इन्होंने बनाया, बट इन 1601 में क्या हुआ था? 1601 में अकबर ने बहरानपुर जीत लिया था। तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ कि इन 1601 इसको अपने अधिकार में कर लिया था। अब जैसा कि अगर हम बात करें बीजापुर की, तो विजयनगर की बात करना क्यों नहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज महमूद शाह, आप लुक एट दिस, महमूद शाह ऑफ गुजरात लव टू ईट। महमूद शाह को खाना बहुत पसंद था। इट इज सेट द प्लेट्स ऑफ मीट पार्टी विथ प्लेट्स ऑफ बोथ साइड ऑफ हिज बेड एट द नाइट इन केस ऑफ फेल्ट हंग्री। यानी उनके खाने की जो प्लेटें हैं उनके बेड के दोनों तरफ सजाई जाती थी। अब बात करें विजयनगर की, तो विजयनगर जो है वो दो भाइयों के द्वारा स्थापित किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, और वो थे हरिहरन एंड बुका राय। अब जो दो भाई हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, एंड इन 1336 दे आर द फोर्टिट्राइज ऑफ द काटियार्स ऑफ वारंगल। यानी कि जो यहाँ पे बात करें अगर फोर्टिटोरिज की, तो बात करें सामंत, यानी अब क्या है यहाँ के जो काटियार्स जो वारंगल के थे, सो दे आर द सामंत। ये सामंत थे और कहाँ के थे? काटियार्स ऑफ वारंगल के। अब बात करें अगर हम यहाँ की, तो यू हैव रीड अबाउट द काटियार्स इन लेसन 2। जैसा कि हमने काटियार्स की बात करी थी, व्हेन द किंगडम ऑफ वारंगल ओवर बाय द गयासुद्दीन तुगलक इन 1323। गयासुद्दीन तुगलक ने जब अपनी शिफ्ट किया था, है ना, तो द ब्रदर्स शिफ्ट बेस द कंपाली। तो ये जो ब्रदर्स हैं ये किस तरफ शिफ्ट हो गए थे? ये ब्रदर्स शिफ्ट हो गए थे कंपाली की तरफ। ठीक है, और हैंड्स इनटू द सर्विस ऑफ द लोकल रूलर्स व्हेन द तुगलक कॉन्क्रूड कंपाली द ब्रदर्स वर टेकन कैप्टिव। यानी अब तुगलक्स ने जब इस तरफ आक्रमण करा, तो इन दो जब गयासुद्दीन ने जब वारंगल में अधिकार कर लिया था इन 1323 में, इन 1323 में जब इन पे अधिकार हुआ था, द ब्रदर्स शिफ्टेड बेस टू कंपाली। तो अब इन दोनों भाइयों ने किस तरफ शिफ्ट कर लिया था? कंपाली की तरफ। दे वर लेटर सेट टू द साउथ इंडिया टू क्रश द रिलेबियंस देयर, और इन्होंने रिलेबियंस को भी काफ़ी उनको दबाया था। आफ्टर सम टाइम्स दे रिबेल्ड अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक, और थोड़े दिनों बाद ये मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ खड़े हुए थे, और इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर करा था उसके खिलाफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। एंड दे बिल्ड विजयनगर एंड मेड इट देयर कैपिटल, और इन दोनों भाइयों ने विजयनगर को अपना कैपिटल बनाया, कैपिटल सिटी बनाया, और साथ ही साथ में विजयनगर की अच्छे से स्थापना करी। अब हरिहरका और बुका जो हैं, एंड इन्होंने क्या किया बच्चे? 1326 में राजगद्दी अपने अधिकार में करी, और ही रूल्ड ओवर द 20 ईयर्स। इन्होंने 20 साल तक शासन करा, एंड ही वाज सक्सीड बाय बुका हु रूल्ड टिल 1377, और 1377 तक बुका का अधिकार यहाँ पे चला। द ब्रदर्स फॉट अगेंस्ट द होसेल्स
ruler of Mysore and the king of Madurai, and Bukka defeated the latter and annexed his territories. Gradually, a large part of South India came under his control. और इन्होंने किसको कंट्रोल कर लिया था? इन्होंने कर लिया था साउथ इंडिया को अपने कंट्रोल. अगर हम बात करें डायनेस्टीज की, तो किंगडम जो विजयनगर है वो 230 सालों तक चला. यानी अगर हम इनकी किंगडम की बात करें तो द किंगडम हैज़ विजयनगर लास्टेड फॉर 230 ईयर्स. और जो राजाज थे, यहाँ के रायाज थे, वो 3 मेन डायनेस्टीज थी इनकी. कौन कौन सी थी? संगमा थी, सुलेवा थी और थुलावा थी. अब इन डायनेस्टीज को अगर हम बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं वो भी यहाँ पे उस समय बहुत आए थे. जैसा कि मैनी ट्रैवलर्स अगर बात करें हम, यहाँ पे जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे तो इनमें थे मार्क निकोल कॉन्टी, अब्दुल रज़ाक एंड डेमेंगो प्रीज. यानी इनमें जो फॉरेन ट्रैवलर्स जो विजिट करते थे तो विजयनगर में उस समय में इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था. और यहाँ का जो कैपिटल सिटी था वो हम्पी. और अगर हम हम्पी की बात करें तो हम्पी जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कैपिटल सिटी होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर भी था. यहाँ से व्यापार करना और करवाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी. अब कृष्णदेव राय की बात करें तो 1509 से 1530 तक इन्होंने अपना शासन करा. और ये बहुत ग्रेट रूलर थे. कहाँ के? विजयनगर एम्पायर के. एंड कृष्णदेव वॉज द कृष्णदेव राय. तो ग्रेटर रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर के जो थे वो थे कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर के बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजा थे. सो ही डिफीटेड द बहमनी सुल्तान एंड द किंग ऑफ उड़ीसा. इन्होंने डिफीट किया बहमनी सुल्तान, जो कि उड़ीसा के राजा को भी साथ साथ इन्होंने हराया. ही ऑल्सो अनेक्स द रिचर्ड दोबार. और अगर हम दोआब की बात करें कि दोआब वो वाला एरिया होता है जो कि नदियों के बीच का फर्टाइल जो एरिया होता है उसको हम दोआब के नाम से जानते हैं. यानी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र. तो वेरी फर्टाइल एरिया बिटवीन द कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर. यानी इन्होंने कृष्णा और तुंगभद्रा जो रिवर है उसके बीच का दोआब जो फर्टाइल एरिया है उसको भी एनेक्स कर लिया था. एंड अंडर हिम द एम्पायर कवर द होल ऑफ द साउथ इंडिया. और कृष्णदेव राय के अंडर में साउथ इंडिया काफ़ी तरक्की कर रहा था और उन्होंने सारे साउथ इंडिया को अपने अंडर में कर लिया था. द किंग encouraged ट्रेड एंड कॉमर्स. और जो इन्होंने इंकरेज किया, किसको बढ़ावा दिया? ट्रेड एंड कॉमर्स को भी इन्होंने बहुत बड़ा बढ़ावा दिया. साथ ही साथ इन्होंने ट्रेडिंग अगर बात करें तो इन्होंने इंग्लिश, डच, पुर्तगीज़ के साथ भी व्यापार किया. एंड ही ऑल्सो पेड अ ग्रेट अटेंशन टू एग्रीकल्चर. इन्होंने खेती की अगर बात करी जाए तो इन्होंने खेती को भी काफ़ी प्रमोट किया. एंड ही बिल्ट मैनी टैंक्स, डैम्स एंड कैनाल्स फॉर द इरीगेशन. जो कि इन्होंने काफ़ी नहरों का निर्माण कराया, बांध बनवाए सिंचाई के लिए. अगर हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रशासन की बात करें, किसके? कृष्णदेव राय के. कृष्णदेव राय के अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग था. एंड द किंग वॉज सुप्रीम अथॉरिटी. जो राजा थे वो सबसे सुप्रीम हुआ करते थे. यानी सारी राज्य की जो सत्ता की जो उनके हाथ में पकड़ थी. यानी सुप्रीम अथॉरिटी किंग ही हुआ करता था. लेकिन अगर काउंसिल की बात करें, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स की बात करें तो एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू द मंडलम्स. यानी मंडलम्स में बंटा हुआ था, प्रोविजंस में बंटा हुआ था. ईच हैंडेड बाय अ गवर्नर. और जिसका कि खुद का एक गवर्नर होता था. ठीक है. अब गवर्नर अगर हुआ करता था तो साथ ही साथ में जो डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे कि आज हम डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से बोलते हैं, उनको वो नाडू बोलते थे. ठीक है. और सब डिस्ट्रिक्ट्स को वो सथलास बोलते थे और विलेजेस को वो ग्राम्स बोलते थे. ठीक है. तो यू मस्ट लर्न ऑल दिस स्पेलिंग्स एंड एज पर अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, बिकॉज ये पूछा जाता है कि व्हाट वाज नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर एंड द कृष्णदेव राय. सो यू विल राइट डाउन इन अ गुड फॉर्म. अगर आप अच्छे से मार्क्स लेना चाहते हैं तो यू शुड राइट डाउन द प्रॉपर सेंटेंस. एंड द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी एंड द किंग वॉज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स, नाडूज, सतलाज एंड ग्राम्स. सो द लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करें
तो जो लोकल गवर्नमेंट थी वहाँ पे चोल एडमिनिस्ट्रेशन के जैसे ही इन्होंने उसको फॉलो किया था। और जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसका नेचर बहुत ही सीधा साधा था। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट की बात करें तो वो हेरिडेटरी होता था, वंशानुगत होता था। राजा जो है वो ही सबसे पावरफुल होता था, वो अपने आप को भगवान की संतान मानता था। और बात करें इकोनॉमिक कंडीशन की तो जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो राजा बहुत रिच हुआ करते थे, साउथ में खूब सोना हुआ करता था। और साथ ही साथ अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स काफ़ी प्रॉस्पेरिटी थी, काफ़ी लोगों के पास पैसा हुआ करता था, राजा भी अमीर थे। तो रेवेन्यू ऑफ लैंड वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि जो रेवेन्यू लिया जाता था लैंड से, जो कि मेन क्या होता था, मेन इनकम सोर्स हुआ करता था। अगर हम हम्पी की बात करें जो कि कर्नाटका में है, तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओनली द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अहेड ऑफ इट। यानी आपको अगर कभी टाइम मिले, कभी वेकेशंस हो, तो आपको कर्नाटका में हम्पी जगह ज़रूर विजिट करनी चाहिए। It was levied according to the fertility of the land, and the addition there was other taxes such as property, sales of good, professions, marriage, etc. The flourishing trade enriched the empire. यानी हम बात करें अगर इनकम सोर्स की, तो जो लैंड रेवेन्यू था, it is the main basic part of the source of income, but it is according to the fertility of land it was levied, and the sales of good, profession, marriages, टैक्सेस सचेस ऑन द प्रॉपर्टी। एंड अगर बात करें एंड ऑफ द एम्पायर की कि इसका पतन कैसे हुआ, ये ख़त्म कैसे हुआ, तो एम्पायर बिकेम वीक आफ्टर द डेथ ऑफ द कृष्णदेव राय। यानी कृष्णदेव राय जो थे वो बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज is the empire become weaker, and the neighboring kingdoms of the Deccan joined the hands and defeated the ruler of Vijayanagar in 1565 in the battle of Talikota। यानी आफ्टर द डेथ ऑफ द कृष्णदेव राय, अब क्या हुआ था डेक्कन में, किसका जो हुआ था, डेक्कन में लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिए, और विजयनगर जो है उसमें 1565 में दूसरों के हाथ में चला गया। ठीक है। अब जो बहमनी किंगडम की अगर हम बात करें तो द बहमनी किंगडम वॉज स्टैब्लिश इन अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन के द्वारा इसका स्थापना करी गई थी। ही हैड रिजाइन इन द सर्विस ऑफ द पर्सन नेम्ड गंगू, एंड ही देयरफॉर आल्सो नोन एज द हुसैन गंगू, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। And he became the king in the 1347 and took the title of अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम का इन्होंने टाइटल अपने आप को दिया। He started dynasty known as the बहमनी डायनेसिटी, और इसी के नाम पे इनको बहमनी डायनेसिटी के नाम से जाना जाता है। सो द किंगडम लेटेस्ट एज 180 ईयर्स, जो कि 180 सालों तक चला, जिसमें कि शासन का अगर हम टाइम माने तो 1347 से लेके 1527 तक इनका काम चला। अब जो अगर इनका शासन इस समय में चला तो इट इंक्लूड द होल ऑफ द डेक्कन अप टू द रिवर ऑफ कृष्णा, फुल ऑफ द गुलबर्ग एंड द बीदर वर द कैपिटल। और अगर हम बात करें तो इनका जो क्षेत्र है नॉर्थ में डेक्कन तक फैला हुआ था। फिरोज शाह बहमनी और महमूद गवन जो था मोस्ट पावरफुल रूलर थे एट दैट टाइम। अगर हम फिरोज शाह बहमनी की बात करें तो फिरोज शाह बहमनी वॉज द पावरफुल रूलर। ही डिफीटेड द गॉन्ड किंग, जो गॉन्ड किंग थे उनको उन्होंने हराया, और क्या किया, एनेक्स्ड किया नरसिंह राय को एंड हिज टेरिटरीज, और उनकी टेरिटरीज को भी अपने अधिकार में ले लिया। ही ऑल्सो कॉन्क्लूड एज रिचुअर्ड दोआब द किंग ऑफ विजयनगर, और जो रिचुअर्ड दोआब जो क्षेत्र था उसको भी अपने अंडर में कर लिया। एंड फिरोज शाह वॉज लर्न मैन एंड वॉज इंटरेस्टेड इन साइंस, वो साइंस के बहुत शौकीन थे, पढ़ने के बहुत शौकीन थे फिरोज शाह, और उनको इंटरेस्ट था विज्ञान में, साइंस में। He was a good poet as well as words as a Persian, Arabic, Turkish, Telugu, Kannada, Marathi, ये languages भी उनको पता थी। He encouraged learned man to migrate to his court, और पढ़े लिखे लोगों को बड़ा सम्मान देते थे और अपने कोर्ट में बुलाते भी थे। So the Deccan became the culture center of India। इसी वजह से डेक्कन का जो कल्चर सेंटर है
वो ये बना चुके थे। अब महमूद गदवन की बात करें तो महमूद जो गवन थे वो क्या थे, वज़ीर थे बहमनी किंग के, महमूद शाह थर्ड के। एंड ही मेड द किंगडम वेरी पावरफुल एज महमूद वॉज अ पर्शियन बाय बर्थ, जो कि जन्म से पर्शियन थे, बट ही केम टू इंडिया सेटल डाउन इन द डेक्कन, बट ये दक्षिण में जो डेक्कन है वहाँ पे बस गए थे। ही बिकेम वर्किंग एट द रॉयल कोर्ट, और रॉयल कोर्ट में काम करने लगे, जो कि फेवरेट इनका बिकम अ फेवरेट ऑफ द किंग, जो लोगों के फेवरेट भी हो गए थे। फॉर द 18 years ही मैनेज द अफेयर्स ऑफ किंगडम एंड ही एक्सपेंडेड द किंगडम एज रिऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। मोहम्मद वॉज अ पार्टन ऑफ लर्निंग, इनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एंड ही वॉज ऑल्सो वर्क एंड द मैथमेटिशियन, यानी पढ़ने के साथ साथ इनको अगर हम बात करें तो इनको मैथ्स का भी बहुत ज़्यादा शौक था। सो ही ऑल्सो द लिटरेचर ऑल्सो, ही ऑल्सो लर्न द लिटरेचर, ही इंकरेज द ग्रोथ ऑफ उर्दू, इन्होंने उस समय में उर्दू को भी इंकरेज किया। एंड मैनी स्कॉलर्स फ्रॉम द पर्शिया केम टू द बहमनी कोर्ट, जैसा कि आपको पता है कि पर्शिया से बहुत सारे पोएट्स भी आए थे, स्कॉलर्स भी आए थे, और इन्होंने उस समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, वहाँ से भी लोगों को बुलाया था यहाँ पे पढ़ने के लिए। आपको पता है ओवर द 3000 ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स उस टाइम पे लिखी गई थी। अब डेक्कनी परदेसी कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो द किंगडम वॉज द विटनेस ऑफ द कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ नोबल्स एट द कोर्ट, जिसमें कि हमेशा दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था, और वो था डेक्कनी एंड परदेसी। अब डेक्कनी वॉज अ लोकल ओरिजिन, यानी डेक्कनी थे वो लोकल ओरिजिन थे, ठीक है। लेकिन जो फॉरेनर से आए थे, जैसे कि परदेसी नाम से आपको पता चलता ही है, उनमें थे ईरान, तुर्की, अरेबियन, सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग। तो दे आर द लुक्ड अपन द फॉरेनर्स बाय द लोकल डेक्कनी नोबल्स। द ट्रू फ्रिक्शन, इनमें फ्रिक्शंस था, वाज द ऑलवेज शेमिंग अगेंस्ट वन अनदर, जिसको कि वो हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते थे, आपस में कहा सुनी होती रहती थी। सो मोहम्मद गवन वॉज अ परदेसी, जिसमें कि हमने बात करी थी पहले ही कि ये अपना देश छोड़ के इंडिया में, वैसे ये बाय बर्थ ये पर्शिया से थे, लेकिन ये इंडिया में सेटल डाउन हो गए थे। अब ये जब परदेसी तो थे ही फेल टू द यूनाइटेड टू टू ग्रुप्स। He opportunities hesitate as a conspiracy against him and him the accused in 1481. अब एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करी जाए तो जो वज़ीर होता था वॉज द हेडेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड द सीनियर ऑफिसर्स वॉज द अमीर ए जुलम वॉज द हेड फाइनेंस, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। वज़ीर ए अशरफ यानी हेड ऑफ द फॉरेन अफेयर्स, एंड सरदार ए जहान यानी हेड ऑफ द रिलीजियस, यानी रिलीजन से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट होता था वो सर ए जहान संभालते थे। एंड किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी प्रोविजंस कॉल्ड द तरफ, और जो किंगडम था वो बहुत सारे प्रोविजंस में डिवाइडेड था, एंड ईच प्रोविजंस वाज अंडर द गवर्नर इज कॉल्ड द अमीर एंड तारिफदार। ओके, तो आपको कभी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो यू मस्ट लर्न ऑल दिस। एंड ही ऑल्सो पेड द थॉट जागीर्स, एंड द गवर्नर्स हैड देयर ओन आर्मीज, जो कि गवर्नर्स की खुद की आर्मी हुआ करती थी। एंड ही हेल्प द किंग, जो कि किंग को जब कभी भी हेल्प की ज़रूरत होती थी, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती थी एट द टाइम ऑफ वॉर, ये इनको गवर्नर प्रोवाइड कराते थे। सो एंड ऑफ द किंगडम, अगर हम किंगडम के एंड की बात करें, सो द लैटर किंग्स वर वीक, जैसा कि सभी को पता है कि जो इनके पास जो राजा थे उनकी ताकत ख़त्म हो चुकी थी। सो दीज लीड द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविजन टू डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस। आसपास के जो प्रोविजंस के जो गवर्नर थे, इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट। सो इन 1527 द किंगडम हैज स्प्लिट अप इनटू द 5 इंडिपेंडेंट सल्तनट्स, और जैसा कि 5 सल्तनट्स में ये डिवाइड हो चुके थे। अगर हम बात करें अहमदनगर की तो रूल बाय द नज़िम शाहज, बीजापुर जो कि आदिल शाहज के पास में था, गोलकुंडा की बात करें तो कुतुब शाहिज के पास में ये था, और बैरार की बात करें तो इमादे शाहिज के पास में था, और बीदर की बात करें तो बैरड शाहज के ये हाथ में आ चुका था। तो अगर सम अप की बात करें तो रीजनल किंगडम्स की, जैसा कि हम 14th और 15th सेंचुरी की बात करते हैं,
किंगडम ऑफ कश्मीर थे, मेवाड़ था, मारवाड़ था, जौनपुर थे, बंगाल, मालवा, गुजरात, खानदेश, विजयनगर, and at last Bahmani. So the two were the most powerful. At last the two was the most powerful. One is Vijayanagar and second is Bahmani. So Vijayanagar Empire flourished is 1336 to 1565. In between this, the Vijayanagar is very powerful, and the rulers of three main dynasties was the Sangama, Suleva and Tuleva was ruled over that empire. As per according to the powerful kingdoms, Vijayanagar also a powerful, and the Krishna Deva Rai was the most powerful ruler of the Vijayanagar. As per known, you know very well कि Krishna Dev जो राय थे वो most powerful ruler थे, and the whole south under them, and the most empire was divided into provinces, district, sub districts and villages, and land and trade were the main source of income. So the main source of income was the land and trade. So you must write down in this answer also कि the income source is the land and trade. And the Bahmani kingdoms flourished by the 1347 to 1527. In between this time they flourished, and Firoz Shah Bahmani and Mahmud Gawan made the kingdom strong. Who made the kingdom strong? Bahmani, Firoz Shah Bahmani and Muhammad Gawan, and improved the administration and encouraged learning. And he improved at that time they improved the administration and encouraged the learning system of that time. So thanks for watching this video, and don't forget to like and subscribe my channel and press the bell icon also.